गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज 90 डेज प्लानर का 7वां दिन है। तारीख है 21 मई। इस एंटायर डॉक्यूमेंट का पीडीएफ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वेबसाइट मतलब ऐप पे रिडायरेक्ट करेगा आपको। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। तो आज आपको करंट अफेयर्स में कवर करना है आईआर सेक्शन। अब देखिए, आईआर है वो प्रीलिम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, मैंने वहाँ पे प्रीलिम्स और मेंस लिख दिया है ताकि आपको एक आइडिया रहे, यहाँ ये वाला इंफॉर्मेशन मैं मेंस में यूज़ कर पाऊंगा और ये वाला प्रीलिम्स में। ठीक है। दूसरी बात, हो सकता है अगर आप आईआर पहली बार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपके लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन लगे आपको, तो इसलिए मैंने टारगेट थोड़ा सा रिलेटिवली छोटा रखा है। एक रीडिंग में आपको दिक्कत आएगी बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम कवर कर लेंगे। पॉलिटी का पहले 4 महीने का करंट अफेयर्स हो चुका है, उसको जब भी आपको टाइम मिले आप रिवाइज करते रहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पॉलिटी खत्म है। 1 या 2 दिन में मैं उसका एक इंडेक्स का पीडीएफ कर दूंगा। चारों महीने की इंडेक्स का एक कंबाइंड पीडीएफ आ जाएगा। उसके आपको क्या करना है, बस वो इंडेक्स प्रिंट करवा लो। उसके अलावा आपको ज़्यादा पेज प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो 2 वे में काम करेगा। इससे आप रिवाइज कर पाएंगे। इंडेक्स से रिवीजन करना बड़ा आसान होता है और सिर्फ एक्टिव रिकॉल किया करो कि टॉपिक का नाम देखा, इससे मेरे को क्या याद है। दैट्स फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब हम और सोर्सेज कवर करेंगे, सेकेंड थर्ड राउंड ऑफ रिवीजन, फोर्थ राउंड ऑफ रिवीजन, हाँ मल्टीपल राउंड ऑफ रिवीजन होंगे 90 डेज प्लानर में। तो जैसे ही हम थर्ड फोर्थ और फिफ्थ राउंड रिवीजन की बात करेंगे तो नए शोज फॉलो करने हैं। लेट्स से अपने को कोई और मैगजीन फॉलो करनी है, तो हम उस मैगजीन का इंडेक्स उठाएंगे जो टॉपिक हमारी ओरिजिनल इंडेक्स में नहीं है, सिर्फ उस टॉपिक को कवर करेंगे। तो इससे आपका टाइम बचेगा बहुत ज़्यादा और दूसरी बात, आपका एफर्ट वेस्ट नहीं जाएगा। यूजुअली होता क्या है कि 90% टॉपिक दोनों मैगजीन में सेम मिलते हैं, तो आप वो फिल्टर आउट करने में ही बहुत सारा टाइम स्पेंड कर देते हो, वो नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ, तो अप्रैल की अगर मैगज़ीन की बात करूँ तो आईआर में पहला टॉपिक है इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर। मतलब जैसे पहले अगर मैं कोल्ड वार एरा की बात करूँ तो 2 मेजर पावर थी, यूएसएसआर और यूएस। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, नई कंट्रीज एमर्ज हो रही हैं, इंडिया है, चाइना है, ग्लोबल साउथ है ना? तो वहाँ उसके बारे में मेंशन है। अगेन टर्म बेस्ड जो कॉन्सेप्ट है उस पे ध्यान देंगे। ग्लोबल साउथ क्या है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ क्या है, ब्रेंट लाइन क्या है, सब मैंने लिख दिया है इसमें। सेकेंड है इनवर्ड लुकिंग डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी। इनवर्ड लुकिंग का मतलब खुद के अंदर, सिर्फ खुद के इंटरेस्ट के लिए। जैसे ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिए, अब क्यों लगाए, ताकि वहां पर कंपनीज वहीं पर प्रोड्यूस करना शुरू कर दें। जैसे अभी रिसेंटली एप्पल का कंट्रोवर्सी चल रहा है। ट्रम्प बोल रहा है कि एप्पल को यूएस में ही मैन्युफैक्चर करना चाहिए, उससे जॉब बनेगी यूएस में। तो इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी को हम यूजुअली प्रोटेक्शनिज्म भी बोलते हैं। तो प्रोटेक्शनिज्म क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है, वो सब। थर्ड है इंडस वाटर ट्रीटी। अगेन बेसिक अभी कवर करो, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब हम मेंस वाले सेक्शन की बात करेंगे तब हम डिटेल में जाएंगे। शिमला एग्रीमेंट क्या है, शिमला एग्रीमेंट अगर मैं 2 लाइन में बताऊं तो 2 चीजें मेन है। शिमला एग्रीमेंट ने एक तो एलओसी की बात की है, लाइन ऑफ कंट्रोल, और दूसरा एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे आपके लिए एक होमवर्क है, एलओसी और एलएसी में क्या डिफरेंस है, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। हाँ, दूसरा शिमला एग्रीमेंट का मेन एस्पेक्ट ये है कि थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट अलाउ नहीं करेंगे। इंडिया और पाकिस्तान बायलिटरली ही इस प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है इंडिया इंडिया और चाइना के 75 ईयर्स। तो बॉर्डर डिस्प्यूट हैं, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज हैं, कहाँ कहाँ पे चैलेंजेस हैं, कहाँ कहाँ पे पोटेंशियल है कोलेब्रेशन का। ठीक है। उसके बाद चाइना का रेयर अर्थ एलिमेंट का जो एक्सपोर्ट है उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाना। देखो, रेयर अर्थ एलिमेंट जो नाम है रेयर, रेयर का मतलब ऐसा नहीं है कि वो है नहीं, है, बट उनका कमर्शियली उनको एक्सट्रैक्ट करना, उनका एक्सप्लॉयटेशन करना वो थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वो कॉन्सेंट्रेशन में नहीं है। ऐसा नहीं है कि है ही नहीं, रेयर है, वो उसके कमर्शियल वायबिलिटी के कंटेक्स्ट में नाम दिया है। चाइना इस फील्ड में डोमिनेंट है। अब चाइना है, जिस कंट्री के साथ उसको प्रेशर बनाना होता है, चाइना उस कंट्री को रेयर अर्थ एलिमेंट देने से मना कर देता है या फिर उसका सप्लाई कम कर देता है। इस चीज को हम बोलते हैं वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन। इसी तरीके से एक और टर्म है वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड। ट्रेड को एज ए प्रेशर टैक्टिक्स यूज करना, उसको वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड बोलेंगे। सप्लाई चेन को एज ए प्रेशर टैक्टिक्स यूज करना, उसको वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन
बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया श्रीलंका रिलेशन। अब रिसेंटली बिम्स्टेक समिट हुआ था, वो थाईलैंड में हुआ था। थाईलैंड से बाद में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने थाईलैंड में बिम्स्टेक समिट अटेंड किया, फिर वो श्रीलंका गए, तो उसके कंटेक्स्ट में श्रीलंका के साथ रिलेशनशिप है वो भी इम्पोर्टेंट है। श्रीलंका के साथ 3-4 इशू हैं। पहला कच्चातीवू आइलैंड जो हमने श्रीलंका को दे दिया था 1974 में, अब उस टाइम पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं हुआ था और इसीलिए उसके बारे में बहुत सारी कंट्रोवर्सी है। तो ये आपका पॉलिटिकल स्टेटिक पार्ट आ गया है कि अगर हम किसी दूसरी कंट्री को अगर अपना लैंड दे रहे हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पर जब आप ये कवर करेंगे तो इसके साथ एलबीए भी कवर कर लेना, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विद बांग्लादेश। क्या उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था तो कौन सा हुआ था, ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक और चीज, हर दिन जैसे ही आप टारगेट खत्म करते हैं तो कमेंट में नीचे लिख दिया करो कि टारगेट कंप्लीटेड। मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए एक छोटा सा चीज है ये, लेकिन इससे दो चीजें होंगी। आपके माइंड में रहेगा कि मेरे को टारगेट कंप्लीट करके फिर बताना है सबको कि हाँ मैंने कंप्लीट किया है, इससे आपके ऊपर प्रेशर रहेगा। तो कोशिश ये करिए, अगेन नहीं भी करेंगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा। आप बहुत सारी चीजों का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट समझो। जिस दिन आपके पीछे कुत्ता दौड़ता है ना तो आप बहुत ज्यादा तेज दौड़ते हो, अगर आपके पीछे कोई नहीं दौड़ रहा है ना, आपका स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा। ये साइकोलॉजिकल चीजें हैं। जैसे ही आपको लगेगा कि हाँ पीछे से कोई और थ्रेट है, यू आर बाउंड टू परफॉर्म बेटर। थ्रेट कौन है, आपका कॉम्पिटिटर। अगेन मैं इसको जानबूझ के इस सेंस में बोल रहा हूँ ताकि आप कंपटीशन का सीरियसनेस समझे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इंडिया सऊदी अरेबिया रिलेशनशिप। सो इंडियन प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया में गए थे, इसीलिए उसके कंटेक्स्ट में ये इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर बहुत सारे टर्म्स है वो इम्पोर्टेंट है। सऊदी के साथ हमारा ट्रेड रिलेशनशिप कैसा है, उसके बाद सऊदी से हमें ऑयल और जो अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं। सऊदी का एक रूल है निताक्त रूल की अगर मैं बात करूँ तो सिंपल सेंस में वो लोकल लोगों को ज़्यादा हायर कर रहे हैं। इससे हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो लोग हैं इंडियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वो वहाँ पे जाके काम करते हैं। अगर लोकल लोगों को सऊदी की कंपनी लोकल लोगों को ज़्यादा हायर करेगी तो हमारे लोगों के लिए काम का अपॉर्चुनिटी कम होगा, इसीलिए हमारा रेमिटेंस भी कम हो जाएगा। अब रेमिटेंस क्या है, रेमिटेंस का मतलब जो इंडियन लोग बाहर काम कर रहे हैं वो अगर इंडिया में वापस पैसा भेजेंगे उसको रेमिटेंस बोलते हैं। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिसिपिएंट है रेमिटेंसेस का, दुनिया का रफली 14.3% रेमिटेंस हमारी कंट्री में आता है, ठीक है। अब इसी के कंटेक्स्ट में एक और रीसेंट डेवलपमेंट है कि ट्रंप ने उस पर टैक्सेशन का प्रपोजल दिया है। जैसे मान लेते हैं आपका भाई है वो यूएस में काम करता है और इंडिया पैसे भेजता है, तो ट्रंप ने कहा है कि अगर आप इंडिया पैसा भेजोगे तो हम उस पर टैक्स लगाएंगे। क्यों किया है ऐसा ट्रंप ने, बेसिकली इंटेंशन ये है, प्रपोजल है अभी ये, इंटेंशन ये है कि यूएस से पैसा बाहर नहीं जाए, ठीक है। तो ये उसके पीछे का लॉजिक है। लास्ट है इंडिया यूएई रिलेशन। यहाँ पर भी यूएई इंडिया का एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर मैं बात करूँ चाइना और यूएस के बाद अगर सिग्निफिकेंट ट्रेड पार्टनर है तो वो यूएई है। दूसरा, इन कंट्रीज के पास सऊदी यूएई इनके पास में ऑयल की वजह से बहुत सारे पैसे हैं, हमें वो इन्वेस्टमेंट चाहिए है, तो इसके लिए भी हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। उसके अलावा यूएई इंडिया का स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने में भी हेल्प कर रहा है। अभी स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व क्या है, देखो हम पेट्रोल पे डिपेंडेंट हैं, रफली 80% हमारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है, रफली बोल रहा हूँ, इससे भी ज़्यादा है। तो अगर उसका सप्लाई चेन में कहीं पर भी गड़बड़ हुआ तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इंडिया में ही पेट्रोलियम को स्टोर कर रहे हैं। किस पर्पज़ के लिए, इमरजेंसी पर्पज़ के लिए। इस चीज़ को हमने नाम दिया है स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही करंट अफेयर्स कवर करना है। जो लोग पहली बार आईआर पढ़ रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट लगेगा, इसलिए इट्स ओके, आज सिर्फ इतना पढ़ो, कल इसको फिर वापस रिवाइज कर देना ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। एक और चीज़ मैंने वहाँ पर रेड पेन से लिखा है, टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स न्यूज़ में है, जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, वो क्या है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स क्या है, नेकलेस ऑफ डायमंड क्या है, उसके बाद डेट ट्रैप डिप्लोमेसी क्या है, बीआरआई क्या है, सी पैक क्या है। तो अगर आपको इन टर्म्स का कोई आइडिया नहीं, एक ब्लैंक शीट लो,
टर्म लिखो और उसके सामने एक लाइन में उसका डिस्क्रिप्शन लिख लो। ये करने से आपका क्या फ़ायदा होगा, मेंस में जब आप आंसर लिखोगे तो आपके सारे इंट्रोडक्शन रेडीमेड होंगे, ठीक है? तो अभी से देखिए, मेंस का तैयारी अलग से अगर आप करने की कोशिश करेंगे, तो फिर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके साथ ऑनेस्ट हो रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि प्री और मेंस के बीच का जो ड्यूरेशन होता है वो बहुत कम होता है। आप उस टाइम पे प्रॉपर तैयारी नहीं कर पाएँगे। आपको अगर तैयारी करनी है तो आपका रफली 50% मेन सिलेबस अभी कवर होना चाहिए। आप बोलेंगे कि हमारा तो नहीं कवर है, तो क्या ये अटेम्प्ट वेस्ट गया? देखिए, 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो मैं बोलूँ कि आपको ये काम करना है, तो या तो आपका माइंडसेट होना चाहिए कि करना है तो करना है, कितना भी टाइम लग जाए करना है। दूसरा माइंडसेट होगा कि आप उसमें कमियाँ निकालने लग जाओ कि अभी होगा या नहीं होगा, इस बार करें या नहीं करें। 2 ही टाइप के लोग हो सकते हैं। एक, जिसको करना है तो वो कर लेगा चाहे कितना भी प्रॉब्लम हो। दूसरा, जिसको नहीं करना है तो वो उसके लाख बहाने ढूँढ लेगा। चॉइस आपकी है, आपको कौन-सी माइंडसेट वाला पर्सन बनना है, ठीक है? अल्टीमेटली आपका माइंडसेट डिसाइड करेगा कि आप लाइफ में क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। तो ये तो बात हुई करंट अफेयर्स की। हाँ, स्टैटिक पार्ट की बात करें तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री और बायो स्टार्ट करके रखी है। मॉडर्न हिस्ट्री में आज आपको जो 1905 से 1911 तक का ड्यूरेशन है, उसके मेजर डेवलपमेंट कवर करने हैं। इसमें मेजर बंगाल का पार्टीशन है, उस पार्टीशन के खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट हुआ। उस स्वदेशी मूवमेंट के बाद में फिर धीरे-धीरे 1911 में बंगाल का पार्टीशन है, उसको अनल करना पड़ा, खत्म करना पड़ा। तो उसके बाद बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया, आसाम अलग प्रोविंस बना दिया। उसके बाद जो कैपिटल है, उसको कलकत्ता से शिफ्ट करके दिल्ली ले आया गया, ठीक है? तो ये सारे डेवलपमेंट आपको कवर करने हैं। पार्लियामेंटल रिफॉर्म्स आई, उन पार्लियामेंटल रिफॉर्म्स में क्या इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट थे, ठीक है? उसके अलावा मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनका क्या आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव था, कौन से ब्रिटिशर्स से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये सारा आपको कवर करना है आज के मॉडर्न हिस्ट्री के टारगेट में। बुक लिस्ट की बात करूँ तो एज़ यूजुअल अगर आपने पहले पढ़ के रखा है तो उसी बुक से फिर वापस पढ़िए, नहीं पढ़ के रखा तो स्पेक्ट्रम से आप कवर कर लिए, है ना? पूरा चैप्टर अच्छे से डिटेल में बताया गया है ये। ओके, अगर मैं साइंस की बात करूँ तो साइंस में बायो में आपको आज कवर करना है मसल और स्केलेटन सिस्टम। तो क्या-क्या मसल सिस्टम्स हैं और क्या-क्या जॉइंट्स हैं। अगेन इसके लिए भी अगर आपने पहले से कवर करके रखा है, तो आप वहाँ से कवर कर लीजिए, नहीं कवर करके रखा है तो एनसीईआरटी से इसको कवर कर लीजिए, ठीक है? इसके क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे? घटना चक्र या जो भी पीवाईक्यू कंपाइलेशन आपने लिया है, वहाँ से कवर करेंगे। अब क्योंकि मैंने मेंस के लिए कल बोला था कि मेंस का भी हम पैरेलली चलाएँगे, तो आज से आपको मेंस का एक शुरुआत करना, बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे लेकिन इफेक्टिव वे में शुरुआत करेंगे। आज आपका सिर्फ एक काम है, 70th जीएस का पेपर 1 है, उसका प्रिंट आउट निकलवाइए। अगर आपने पेपर दिया है तो हार्ड कॉपी होना चाहिए, पेपर दिया है तो ओरिजिनल पेपर रखिए, नहीं दिया है तो पेपर का प्रिंट आउट निकलवा के अपनी डेस्क पे रखिए। 70th बीपीएससी का जीएस पेपर 1। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अब आपको अपना लेवल अपग्रेड करना है और लेवल अपग्रेड करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होते हैं हाई क्वालिटी के वेपन्स, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़्यादा हाई क्वालिटी का वेपन कोई नहीं है। ये आपके लिए S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम हो सकता है। कमेंट सेक्शन में बताना S-400 हमने कहाँ से परचेज़ किया है। तो आज के लिए ये इतना ही टारगेट है। टारगेट कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करने के बाद में फिर जाकर ही सोना है। अगर आप हर दिन टारगेट कंप्लीट करते जाएँगे, मैं इतना गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक पाएगा, आपका मेंस भी कोई नहीं रोक पाएगा। बट कोशिश ये करना है कि सिर्फ आज पे ध्यान दो, कल क्या होगा किसी को नहीं पता है, ठीक है? स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी वो सब चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि आप आज के अलावा बाकी पूरी ज़िंदगी का सोच लेते हो। आगे क्या होगा, होगा कि नहीं होगा, सिलेक्शन होगा, नहीं होगा, रिवीजन कैसे करेंगे? अरे वो सब पार्ट मेरे पे छोड़ो आप। आपके लिए सिर्फ एक काम है, ब्लाइंडर्स ऑन करो और आज का जो टारगेट है उसको खत्म करो। पूरा डिस्ट्रॉय कर दो टारगेट को, और हर दिन इस तरीके से करोगे, कैसे नहीं होगा सिलेक्शन, ठीक है? ऑल द बेस्ट।